इसके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 और NP4 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट, है ना। इसमें बेसिकली जो n का वैल्यू होगा ये 2 से लेकर के आपको 6 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें एलिमेंट कौन कौन है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और ये पोलोनियम है ना। इसको ट्रिक से याद किए थे, ओ सलमान शिल्पा तेरी पड़ोसन, है ना। इस तरह से हम लोग इसको याद किए हुए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में। आप चाहे तो ऐसे याद रखिए, ओ सलमान शिल्पा तेरी पड़ोसन। इससे ओ हो गया, इससे सलमान हो गया, इससे शिल्पा और इससे तेरी और इससे पड़ोसन, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए मेन हम लोग को इसमें जो सीखना होता है इसका एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होता है। तो एटॉमिक नंबर को आपको मैजिक नंबर से निकालना पड़ेगा। इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा, फिर इसमें 8 प्लस कर दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर 16 हो गया, फिर इसमें 18 प्लस कर दीजिए तो इसका एटॉमिक नंबर 34 हो जाएगा, फिर इसमें 18 प्लस करिए तो 18 जब आप प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 6 अगर ऐड कर दे तो ये 52 मिलेगा और 52 में अगर 32 प्लस कर दे तो 2 2 4 ये 84 पूरा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इन सब का एटॉमिक नंबर हो गया। इसी के बेस पे सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। देखिए अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एकदम आसान है। आपको इसके लिए सबसे पहले इसमें हीलियम का यूज कर लीजिए, हीलियम, और इसमें स्टार्ट करते हैं 2s2 और 2p4 कर देते हैं। देखिए ये इसका आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर इसका लिखना है तो इसमें आप नियॉन का यूज कर लीजिए और ये 3s2 और 3p4 हो जाएगा। अगर आपको इसका लिखना है तो हीलियम नियॉन, इसके बाद से आर्गन आता है जो 18 को मैनेज करेगा और ये 4s2 और इसमें D को भी ले लेंगे। D को इसलिए टेक कर लेंगे ना, देखिए क्योंकि आपके पास इसमें एटॉमिक नंबर बहुत ही ज़्यादा है, इसमें आपको 34 है तो 3D कर लेंगे इसमें 10 और फिर 4s2 और फिर आपको इसमें 4p4 मिलेगा। ये हम लोग का आउटर सेल बन गया। अगर इसमें निकालना होगा तो हीलियम नियॉन आर्गन, फिर इसमें क्रिप्टन आ जाएगा और इसमें 4D 10 होगा और फिर आपको 5s2 और 5p4 रख लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसका निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप जेनॉन रख लीजिए और इसमें अब F भी आएगा तो आपको 4F14 रखना पड़ेगा, 5D 10 और 6s2 और 6p4। तो ये इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारी बातें डील हो जाती है, तो इसको बिल्कुल दिमाग में रखिए। देखिए इसमें अगर हम लोग इसमें मेटालिक कैरेक्टर का बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स है और ओनली पोलोनियम इस ग्रुप में आपको मेटल है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर्स इसमें इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं और फिर इसमें ऑक्सीडेशन बिहेवियर वगैरह सारा कुछ, क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे, ये सारे सबको हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए अभी सबसे पहले इसमें बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स में एटॉमिक रेडियस, जो कि एकदम आसान सा है, आप लोग पहले भी इसको सीखे हुए एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट हम बना लेते हैं एटॉमिक रेडियस। तो इसके पहले जितना भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं वही कंसेप्ट यहां भी आने वाला है। डाउन द ग्रुप जाने से जो एटम के साइज होते हैं बढ़ते हैं और एटम के साइज जब बढ़ेंगे ना तो वैसे केस में एटम का रेडियस तो बढ़ना ही है, तो सीधा सीधा इसमें बात है कि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक ना। तो ऐसे आप लिख लेंगे कि डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होगा, है ना। ये ऊपर इंक्रीज का साइन है, बढ़ेगा, ठीक है। इसका मतलब सबसे जो बड़ा रेडियस होगा वो किसका हो जाएगा, पोलोनियम का, और सबसे छोटा रेडियस ऑक्सीजन का हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बना सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम और फिर सबसे लास्ट में रख सकते हैं किसको, बताइए, पोलोनियम को, ठीक है। इसके बाद इसी में आप देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करें तो ये सारे कंसेप्ट को अब आप इजिली कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी, तो जिसका साइज छोटा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में ये बोलते हैं और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए साइज ऑफ एटम का, अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का होगा, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का और फिर किसका हो जाएगा, पोलोनियम का हो जाएगा, ठीक है।
इसी तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये सब एकदम सिंपल टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन को डालने से जो एनर्जी रिलीज होती है वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो यहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा, जबकि टेल्यूरियम और पोलोनियम में कम रिलीज होने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हम लोग सॉल्युबिलिटी इन वाटर का बात करें कि सबसे ज्यादा पानी में कौन डिसॉल्व करेगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि ये पानी के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली कर सकता है, और पोलोनियम तो एक प्योर मेटल है तो इसकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सबसे कम होने वाली है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए, मैं यहीं पे लिख देता हूं डेंसिटी का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा डेंसिटी इसमें किसकी होने वाली है। तो डेंसिटी है आपको सबसे कम ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, पोलोनियम का, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, उसका मास नंबर भी ज्यादा मिलेगा, तो इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स है जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ज्यादा टफ भी नहीं है, सबको आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक ना। तो बिल्कुल इजी है। एक पॉइंट को और हम लोग समझ लेंगे, इसमें कुछ एक्सेप्शनल टर्म भी आते हैं। देखिए अगला है, इसमें ये देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, देखिए इसको हमने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल को भी बताया था कि किसी भी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो पूरी एनर्जी की नीड होती है ना, उसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस ग्रुप में तो हम इजिली पता कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो आईपी होगा, देखिए ऑर्डर ऑफ आईपी, इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर मिलेगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, फिर सेलेनियम का, फिर टेल्यूरियम का, फिर किसका मिलेगा, पोलोनियम का। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम होगा और बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा, और जब फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा तो आईपी तो ज्यादा होगा, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें एक ही एक्सेप्शन बढ़ता है, देखिए ग्रुप 16 वर्सेस अगर ग्रुप 15, इसको मैं कंपेयर करूं और आपसे पूछूं कि किसका रेडियस जो है सबसे, मतलब किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली ये बताएंगे कि ग्रुप 16 का ज्यादा होगा, ग्रुप 15 का क्या होगा, कम होगा, जो कि राइट नहीं है। देखिए इसमें समझिए, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो रेडियस बढ़ता है, जबकि पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो वैसे केस में क्या होता है, रेडियस डिक्रीज होता है। मतलब ग्रुप 15 का रेडियस बड़ा होगा, ग्रुप 16 का रेडियस क्या होगा बताइए, छोटा होगा। तो इसका रेडियस छोटा होते हुए भी इसका आईपी इससे ज्यादा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक तरफ मैं लिख देता हूं ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं लिस्टेड कर देता हूं, और एक तरफ बना लेता हूं देखिए ग्रुप 16। जैसे इसमें था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ था, ठीक है। इसमें है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें तो ये चालू होता था 2s2 2p3 से, इसका अगर लिखें तो 3s2 3p3 बनेगा। उसी तरह से इसका 4s2 4p3 बना सकते हैं, इसका 5s2 और 5p3 बना सकते हैं, इसका 6s2 और 6p3 कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। इसका अगर लिखेंगे तो हम लोग के पास अभी आया था ये 2s2 2p4 मिलेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4 मिलेगा। अभी मैंने उधर लिखा होगा, आप समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे 4s2 4p4, मैं यहाँ पे केवल आउटर वाले को लिख रहा हूं, और ये 5s2 5p4 और ये 6s2 6p4 है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए दोनों में क्या है, जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, देखो बाबू p ऑर्बिटल में पूरे 3 बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब हमारे पास p सबसेल में पूरे के पूरे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखिए इसमें एक का नेम px देते हैं, एक का नेम py देते हैं, और एक का नेम क्या देते हैं बताइए, pz। रूल है ये, हुंड्स का लॉ है ना, या पॉली का एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उससे भी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है, तो उसका स्पिनिंग जो है 0 होता है और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल फिल्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें समझिए, देखिए
इसके p में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें आधा, ये ऑर्बिटल आधा भरा है ना, सबका ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है, ठीक है। इसलिए इनके जो ऑर्बिटल्स है ना, ये मोस्ट स्टेबल p ऑर्बिटल है। देखिए मोस्ट स्टेबल p ऑर्बिटल्स, इनके p ऑर्बिटल जो है मोस्ट स्टेबल है देन इसके। कैसे, इसमें समझ लीजिए, क्योंकि इसके पास देखिए, अगर इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें भी p में आप क्या करिए, 3 बॉक्सेस बना लीजिए, लेकिन इसके पास p में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी का भी देखिए 2p4, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो 3 को पहले क्लॉकवाइज और 1 को एंटी क्लॉक बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये ऑर्बिटल आधा भरा नहीं है, आधा से ज्यादा भरा हुआ है। तो अगर कोई ऑर्बिटल आधा से ज्यादा भर जाए या आधा से कम भरा रहे, है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी फुल फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से कम होती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ग्रुप 15 एलिमेंट का जो आईपी है ग्रुप 16 एलिमेंट के आईपी से ज्यादा होगा। इसका रीजन है कि ग्रुप 15 एलिमेंट में जो p ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ग्रुप 16 एलिमेंट के p ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करेंगे। अगला इसमें हम लोग बात करेंगे अब ऑक्सीडेशन नंबर पे सीधे बात करेंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं। तो ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, इसको आप दिमाग में रखिए और फिर हम लोग यहाँ पे सीखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि केमिकल कैरेक्टर्स के अंदर में आने वाला है कि क्या क्या केमिकल कैरेक्टर हो सकता है ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं उनको देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें सबसे पहली जो बात है ऑक्सीडेशन नंबर की होती है कि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स किस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक ना। तो उनका जो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसी के बेस पर कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है मेन वही बेस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करने का। तो देखिए अब हम बना लेते हैं साइड हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हम लोग को सबसे पहले जाना है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आएगा, ठीक ना। और इसमें सबसे पहला लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देते हैं, क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। तो देखिए ग्रुप 16 के मेंबर का जो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन है ये NH2NP4 सीधा सीधा दिख रहा है, मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सीधा सीधा दिख रहा है 6 मिलने वाले, ठीक है। तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है बाबू, तो यहां से एक चीज तो इजीली निकल जाने वाली है। अगर इसकी बैलेंस ही निकालें तो ये हमारे पास रूल होता है 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 6 करेंगे तो इनकी बैलेंस ही कितनी आने वाली है, 2। मतलब ग्रुप 16 के जितने भी मेंबर्स है ना उनके पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और 2 बैलेंस ही है, तो ये इजिली 2 बॉन्डिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक ना। आप समझिए मेन हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इनका सबसे जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना, आप ऐसा समझ लीजिए। देखिए मैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता हूं, तो जब इनकी बैलेंसी 2 है ना और एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे मिनिमम अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो कर सकता है। और मैक्सिमम कितना करेगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है इसके पास +6 है, ठीक है। तो देखिए आपके पास कुछ ऐसा होने वाला है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे -2 से लेकर के +6 तक, ये ऑक्सीडेशन नंबर इनका बनेगा जनरली, है ना, हमेशा नहीं होगा। जैसे इसमें एक्सेप्शन भी है, ऑक्सीजन आपको डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, तो एक्सेप्शन भी बनेंगे। तो जनरली याद रखेंगे ये -2 से लेके +6 तक शो करेंगे। और इसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं इसको जान लीजिए। देखिए एक्सेप्शंस में मेनली ऑक्सीजन आने वाला है। अगर आप ऑक्सीजन को लेकर के चलिए तो जनरली ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट -2 शो करता है, ठीक है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली शो करेगा जो आपको मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, H2SO4 हो गया, उनमें ये आपको -2 शो करेगा। लेकिन जब हम लोग इसी को अलग देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको सीखिए, ये मान लीजिए हमारे पास है इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देखें या कोई भी मेटल का पेरोक्साइड ले ले, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है H2O2, सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला होगा Na2O2, और भी कोई भी पेरोक्साइड ले लीजिए। तो इसमें अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए
जो रेडॉक्स में कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे ना, तो अगर उसके हेल्प से निकालें तो बाबू देखो हम लोग क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है तो 2 into 1, और इसका हम क्या करेंगे 2x मान लेंगे, तो दो ऑक्सीजन है तो 2 into x इक्वल टू 0, सबके ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन 0 होता है, तो 2 plus 2x इक्वल टू 0, तो इसलिए x निकालेंगे तो ये 2 उधर जाएगा तो -2/2 कट के कितना आएगा बताइए, -1। तो जितने भी पेरोक्साइड है, वो मेटल के पेरोक्साइड हो, नॉन मेटल के पेरोक्साइड हो, है ना, उनमें सब में ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करने वाला है बताइए, -1 शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा चलिए और आगे देखते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास, देखो बाबू, जैसे एक होता है सुपर ऑक्साइड्स, इसको जानिए क्या होता है सुपर ऑक्साइड्स। जैसे सुपर ऑक्साइड है NaO2, सोडियम सुपर ऑक्साइड KO2, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड LiO2, लिथियम सुपर ऑक्साइड, ये सब है। इनमें देखिए क्या ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा। अगर हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो इसमें, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले +1 करेंगे, और एक ऑक्सीजन का x मान लेंगे, तो दो ऑक्सीजन है 2 into x इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 plus 2x इक्वल टू 0, इसको और आगे सॉल्व करिए तो 2x इक्वल टू -1, और इसलिए x इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा ये कितना बन रहा है बताइए, -2 बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा लिख देते हैं इन ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। देखिए इसमें सीख लीजिए क्या होने वाला है, इन ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के ऑक्साइड्स ये बनाएगा तो क्या उसमें करेगा, देखिए जैसे एक हमारे पास जो जनरली ये तो उतना ज्यादा मिलता नहीं है, ये उतना एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन O2 आपको ये OF2 या इस तरह से मिलेगा, OF2 मिलेगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं O2F, ये भी मिला करता है। ठीक है, और एक OF2 ये भी मिला करता है। तो इन सब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जान लीजिए क्या होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो देखो बाबू, ये हमारे पास फ्लोरीन का सबसे पहले इसका मान लेंगे, x into 2 कर लेंगे, एक फ्लोरीन का -1 तो ये 2 हो जाएगा, 0 के इक्वल करेंगे तो ये 2x, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो ये 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू इसको 2 करेंगे, और इसलिए अगर आप x निकालें तो +2/+2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, +2 आया। ठीक है, अब इसमें जान लीजिए, इसको अगर निकालिए तो इसमें मानना पड़ेगा आपको 2x प्लस एक ऑक्सीजन का -1 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट अगर x निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो 1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। किसमें ये आया O2F में। लेकिन अगर उसी तरह से OF2 में निकाले, इसका निकालना हो तो इसका x मान लेंगे, और ये -2 into 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए x अगर निकालेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए, +2 होगा। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग का ऑक्सीजन है ना बाबू, इसको सीखो, ये एक -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहां पे शो कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जब चलेंगे इसमें देखेंगे तो -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर दिया, +1 भी शो कर दिया, +2 भी शो कर दिया। तो एक तरह का ये एक्सेप्शन है, फ्रैक्शन में भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो सबको बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखिए किसमें क्या किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है ना, इसको अच्छा से ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला देखिए इसकी रिएक्टिविटी अब देखते हैं, हाइड्रोजन के टुवर्ड्स में ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा उसको सीखते हैं अच्छा से। ठीक है, तो मैं अब साइड हेडिंग बना लेता हूं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए ये टॉपिक है हम लोग का रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन के टुवर्ड्स कैसे ये रिएक्शन करेंगे, एकदम सिंपल रिएक्टिविटी इनकी होती है। ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से करेगा तो वाटर बनाएगा, फिर एक हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, हाइड्रोजन सेलेनाइट, हाइड्रोजन टेलुराइट, है ना, ऐसे H2Te कर देंगे, और हाइड्रोजन पोलोनाइड, ये बनने वाला है इसके कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए इनमें जो मेन हम लोग को सीखना है, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर हो गया, उसका बॉन्ड एंगल हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, इन्हीं सारी चीज को तो सीखना है। इसमें ऑर्डर इसका हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से। जैसे सबसे पहले देखते हैं, देखिए कि सॉल्युबिलिटी क्या है इसमें। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल कौन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए पानी है, अगर आप उसको वाटर में डालेंगे तो सबसे ज्यादा तो यही डिसॉल्व कर जाएगा, तो सबसे H2O इजिली मिक्सेबल है, सेम नेचर का, फिर H2S, फिर H2AC हो जाएगा, फिर H2TE हो जाएगा, फिर H2PO हो जाएगा, क्योंकि मेटल ना पानी में बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। ठीक है, दूसरा देखिए
अब इसमें एक साइड हेडिंग बना लेते हैं वोलेटिलिटी की, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन है, इजिली कौन वेपर बना सकता है। ठीक है, तो देखिए H2S ना गैसियस स्टेट में होता है तो ये इजिली वोलेटाइल हो सकता है। फिर आपको उसके बाद से H2O होगा, वाटर होगा, फिर H2AC होगा, फिर H2TE हो जाएगा और सबसे लास्ट में H2PO को रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला जान लीजिए, इसमें ये हमारे पास 2 टॉपिक हो गया। इसमें थर्ड नंबर सीख लीजिए, अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन होगा, ये जानना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का जो बनेगा ना बाबू, ये कौन बनेगा, पोलोनियम, क्योंकि पोलोनियम का साइज बड़ा है, तो जब साइज बड़ा है तो इजिली H को दे देगा ना, तो उसका एसिडिक पावर सबसे ज्यादा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा H2S, फिर यहाँ पे H2 हो जाएगा, फिर H2AC हो जाएगा, फिर H2TE को लिख लेंगे और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा H2PO का। ठीक है, इसके बाद अगर इसी में हम लोग बात करें बेसिक स्ट्रेंथ, इसका उल्टा हो ही जाएगा। देखिए रिड्यूसिंग पावर का बात कर लें, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ की सबसे ज्यादा रिडक्शन कौन करा सकता है, किसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो जो ज्यादा एसिडिक है, यही रूल चलता है हाइड्रोजन वाले कंसेप्ट में, जो इजिली क्या करे हाइड्रोजन को दे सके, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज्यादा होगा ना, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मान लेंगे H2PO का, क्योंकि ये इजिली H को दे देगा। तो H को देना रिएक्शन क्या होगा बताइए, ऑक्सीडेशन, और जब रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगा तो रिएजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होने वाला है। मैं आपको यहाँ समझा भी देता हूँ, देखिए पहले भी हमने बताया था H2PO से, देखिए जब PO अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा, तो यहां से देखिए यहाँ पे सिंपल समझ लीजिए ये रिएक्शन कौन सी हुई, इनमें अगर ध्यान में देखेंगे तो उसका हटना हो गया रिएक्शन ऑक्सीडेशन, H का हटना रिएक्शन का नेम होता है ऑक्सीडेशन। तो ये पूरा जो रिएजेंट हो गया इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी ऑक्सीडेशन कराता है ना उसका नेम हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट या रिएजेंट। ठीक है, तो H2PO में हाईली ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी, इसलिए उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, कोई भी ज्यादा टफ इसमें बात नहीं है। एक इसमें और होता है बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल के कंसेप्ट को सिखा देता हूं कि किस तरह से आप बॉन्ड एंगल बताएंगे इसका। ठीक है, अच्छा से लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं इधर। देखिए बॉन्ड एंगल्स की अगर कंसेप्ट में हम लोग चले तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल मिलेगा वो H2O का मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जो है हाईली नेगेटिव है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आए ना, तो वैसे केस में सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम को चेक करके हम लोग उसका बॉन्ड एंगल रीड कर देते हैं। ठीक है, ये पहले से आप लोग जानते हैं, तो उसी कंसेप्ट से आप लोग बॉन्ड एंगल इसका बताइए। ठीक है, तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए या H2S का निकालिए, H2PO का निकालिए, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 ही आएगा। लोन पेयर भी एवरी केसेस में आपको सेम आने वाले। ठीक है, तो उसके हेल्प से आप बनाइए इसको। ठीक है, मैं यहां पे कर देता हूं, इसको देख लीजिए। ये ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल कैसे होगा। देखिए अब बॉन्ड एंगल निकालने के लिए ना बाबू बेसिकली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ही है जिसके हेल्प से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल का। जैसे ये H2O है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सेलेनाइड है, फिर हाइड्रोजन टेल्यूराइड और हाइड्रोजन पोलोनाइड, ये सारे हैं। इसमें देखिए एवरी का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ना sp3 होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए। मैंने सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है ये पहले ही आप लोगों को सिखा दिया है, केमिकल बॉन्डिंग में भी अच्छा से बताया होगा। और ऑक्सीजन सारे के सेंट्रल एटम के पास ना देखिए सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 बॉन्डिंग में चला गया तो सबके पास 4-4 लोन पेयर तो बचेगा ही। देखिए तो सबके पास 4-4 लोन पेयर होने वाले हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है। तो अब देखते हैं हम लोग किसको बताइए, सेंट्रल एटम को। तो सेंट्रल एटम सबका डिफरेंट है। देखिए इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसका ये सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इसमें सेंट्रल एटम का हम लोग चेक करेंगे, क्या बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, ये पहले ही हमने पढ़ा है। ठीक है, और अगर सेंट्रल एटम भी सेम हो जाता है तो सराउंडिंग एटम देखते हैं, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना छोटा, उस कंसेप्ट से करते थे। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, फिर इसके बाद टेल्यूरियम है, फिर कौन है बताइए, पोलोनियम। तो इस रूल से सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वाटर का होगा
फिर H2S का होगा, फिर H2SC का होगा, फिर H2TE का हो जाएगा, और सबसे लास्ट में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो फ्लोराइड का हो जाएगा। ठीक है, H2PO का बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से ध्यान में रखिए। इसके अलावा अब ये सारे इसके जो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी के बाद कैरेक्टर है ये खत्म हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। देखिए ये जानिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। देखो अब ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन कराओगे ना ये, तो जनरली क्या बनाने वाले हैं, ये आपको जनरली तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन से ऑक्साइड्स बना सकते हैं देखिए। अब ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा नहीं, मेनली ये SO2 हुआ, फिर सेलेनियम डाइऑक्साइड हुआ, फिर टेलेनियम डाइऑक्साइड हुआ, और फिर POO2 ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ये मॉलिक्यूल होता है ना, ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ, इसको एक्चुअल में एम्फोटेरिक होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा भी एसिडिक नेचर में ये भी आ जाता है, और ये आपको एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिडिक भी होने वाला है और बेसिक भी होने वाला है। और सबसे लास्ट वाला ये तो मेटल है, तो मेटल के ऑक्साइड्स ऑलवेज क्या होते हैं बताइए, एसिडिक ही होते हैं। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये इनके ऑक्साइड्स बनाने के चांसेस होते हैं। ठीक ना, और इसमें सबसे ज्यादा अगर एसिडिक पावर देखिए तो जिसका साइज छोटा होता है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें ये आपको SO2 का हो जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए। देखिए अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये और भी रिएक्शंस करते हैं, हैलोजन के साथ में रिएक्शन करते हैं। हैलोजन से रिएक्शन करके क्या क्या बनाएंगे इसको जान लीजिए। तो अगला पॉइंट बना लेते हैं इसमें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। देखिए हैलोजन से कैसे रिएक्शन करेंगे, बेसिकली इसमें क्या है बाबू, देखो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेके +6 तक शो करते हैं। ठीक है, तो ये जब हैलोजन के साथ में रिएक्शन करेंगे ना, तो डिफरेंट टाइप के ये हैलाइड्स आराम से बना सकते हैं। ठीक ना, जैसे इसमें मेनली जो हैलाइड इनका सबसे फेमस है, सबसे इंपॉर्टेंट है SF6 एंड SF4। ये दो टाइप के हैलाइड्स हैं। यहां से आपको क्वेश्चन बनता है। देखिए एस का मतलब सल्फर हो गया और ए फ्लोरीन है, तो SF6 हो जाएगा, और SF आपका 4। दो हैलाइड से क्वेश्चन बनता है। जनरली ये और भी डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स को बना सकते हैं। ठीक है, आपको ब्रोमीन के साथ भी बना सकते हैं, आयोडीन के साथ भी बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से एक आपको क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होगी ग्रुप 16 एलिमेंट्स के टुवर्ड, तो उसको भी मैं बता दूंगा, पहले इसको जान लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर के साथ में पूरे आपको 6 यहां पे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो 6 फ्लोरीन जुड़ने का मतलब बॉन्डिंग में आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग में आ गया ना, तो इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जब सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आ गए, तो कोई भी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो आगे चल के वाटर के साथ में बॉन्डिंग कर ले, है ना। तो इस वजह से ये आपको हाइड्रोलाइसिस के टुवर्ड्स में कंप्लीटली इनर्ट होता है। तो मैं इसको यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि इट इज इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू क्लोज्ड स्ट्रक्चर या क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हाइड्रोलाइसिस इसका पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन आता भी है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जान लीजिए अगर SF4 का बात करें तो सल्फर में देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, और इसमें ये हमारे पास जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें 4 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालें तो नंबर ऑफ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स इसमें 4 मिल जाने वाले। देखिए तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से ये 4 ही दिया हुआ है, तो लोन पेयर 1 बनेगा। और इसको जब पूरा को सम कर देंगे तो हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। तो देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब आप लोग सीखे हुए ऑक्सीडेशन, हम लोग जब पढ़ रहे थे ये केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसको हमने बताया था। तो 415 हो जाएगा। अगर समेशन 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 मिलेगा।
और देखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और इसमें bp का मतलब क्या है बताइए, बॉन्ड पेयर जितना सिग्मा बॉन्ड है वही bp हो गया, और लोन पेयर तो 1 क्लियर दिख रहा है। ऐसे मॉलिक्यूल का शेप होता है सीसॉ शेप, इसका बताते हैं, ठीक है। सीसॉ शेप का मतलब जो लोन पेयर होगा ना वो इक्वेटोरियल पोजीशंस में ऊपर की ओर होता है, ठीक ना। तो इससे आपको SF4 का ये शेप पूछा जाता है, सीसॉ शेप होता है, और ये टुवर्ड्स इनर्ट होता है, इसको ये बात को पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जान लीजिए कि रिएक्टिविटी क्या है, उसको देख लेते हैं। सबसे ज्यादा हैलोजेंस में कौन सा रिएक्टिव है आपको, ये आपको इसमें ग्रुप 16 के टुवर्ड्स में, इसको देखना है। तो मैं ऐसा साइड हेडिंग बना लूंगा, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स, टुवर्ड्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 16 के टुवर्ड्स में क्या रिएक्टिविटी है ये चेकआउट करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो बाबू, हैलोजन की सबसे जो ज्यादा इसमें रिएक्टिव है ये फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और सबसे लास्ट में कौन आएगा बताइए, आयोडीन आने वाला, ठीक है। तो इसके टुवर्ड्स में सबसे ज्यादा जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन को मिलेंगे, फिर आपको क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका मिलेगा, आयोडीन का, क्योंकि जनरली आयोडीन किसी के साथ में बॉन्डिंग करता नहीं है, उसका एक तो साइज बड़ा होता है, इसलिए वो किसी के साथ में इजीली बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इन सबको याद रखिए। इसके अलावा है देखिए एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, इसको सीख लीजिए। एबनॉर्मल बिहेवियर्स का मतलब है, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। एबनॉर्मल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप का पहला एलिमेंट है ना। जैसे ग्रुप 16 का जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला मेंबर आता है ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, और फिर ये पोलोनियम आता है, ठीक है। अब इनके पूरे फैमिली का नाम कल्कोजेंस फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। कल्कोजेंस फैमिली भी ग्रुप 16 के मेंबर को बोला जाता है। ऑक्सीजन जो देखिए इसका सबसे पहला क्या है, इसका एटॉमिक रेडियस ना बहुत ही छोटा है, इसका एटॉमिक रेडियस काफी छोटा है इन सबके कंपैरिजन में, ठीक ना। इस वजह से ये ज्यादा हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये आपको +6 +5 इस टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ये शो नहीं करने वाला है। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाल के भी दिखाया था, जितने सारे स्टेबल कंपाउंड है -2 जनरली शो करेगा, और बाकी प्लेस में +1 +2 तक जा सकता है। ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा क्योंकि एक तो इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट है ना। तो जब d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा, d5 बॉन्ड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाएगा, और रेडियस छोटा होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने वाली है, इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफी ज्यादा होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी काफी ज्यादा होने वाली है। तो ये सारा कैरेक्टर, इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा क्योंकि इसका साइज क्या है, रेडियस क्या है बताइए, छोटा है। इस वजह से ये आपको हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं शो कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स बैकेंट नहीं होता है, या d ऑर्बिटल्स इसमें होते ही नहीं है। बाकी के एलिमेंट जो है जैसे सल्फर है, ये आपको हेक्सा हैलाइड तक बना सकता है ना। जैसे आप अभी हमने जो लिखा था ये SF6 हेक्सा हैलाइड तक इसका नेम होगा, सल्फर हेक्सा हैलाइड ये बना सकता है। लेकिन ऑक्सीजन उस तरह का काम नहीं कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होते ही नहीं है, तो ऑक्सीजन OF6 कभी नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसका साइज छोटा है, एटॉमिक नंबर कम है, d ऑर्बिटल्स नहीं है, साइज छोटा होने से इसको बेनिफिट मिल जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, और खास करके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का इसको बेनिफिट मिलता है। बाकी ये हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से कॉपी कर लीजिए। ये इसका केमिकल में जनरल कैरेक्टर्स को हमने बता दिया, सारा कुछ हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं ये कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके जो बेसिकली कंपाउंड्स मिलेंगे वो है डाइऑक्सीजन, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे इसके बेसिकली कंपाउंड्स इसमें मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो बारी बारी से सबको हम लोग देखेंगे अच्छे से। और ये चैप्टर देखिए पूरा ये ग्रुप 13 से मैंने पी ब्लॉक को तो एक साथ ही पढ़ा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, आपको मेनली 2 क्वेश्चन तो बन ही सकता है एकदम इजली, ठीक ना। और बाकी ये सब चैप्टर के कंसेप्ट अगर याद है अच्छा से तो बॉन्डिंग वगैरह में भी हेल्प करेगा ये, ठीक है, आगे भी हेल्प करता है ये।
अभी जान लीजिए, अभी मैं साइड हेडिंग बनाता हूं, हम लोग को अभी ये डिस्कस करना है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, है ना, या ग्रुप 16 कर देते हैं। देखिए सबसे पहला इसका कंपाउंड जो है ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। देखिए मैं साइड हेडिंग बना लेता हूं सबसे पहले ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोलने का मतलब हो गया डाइऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जो है हम लोग बहुत तरीका से बना सकते हैं। हमारे पास एटमॉस्फेयर में ही आपको 21% ऑक्सीजन है, तो उससे भी बनाया जा सकता है। एक मैं आपको बात समझा देता हूं जो मेरे दिमाग में भी आया था और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी आता है कि एक जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है ना, और एक जो है लेबोरेटरी ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या हम लोग ये लेबोरेटरी ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मेडिकल वाला ऑक्सीजन है वो हाईली प्योर होता है, जबकि जो लैब वाला ऑक्सीजन है ना, जो हम लोग केमिकल के थ्रू बनाते हैं, उसकी प्योरिटी बहुत कम होती है। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको बनाते हैं हम लोग एयर से डायरेक्ट लेकर के कंप्रेस करके, मैं उसको समझाने वाला हूं। तो इसलिए उसकी प्योरिटी ज्यादा होती है और उसको पेशेंट को दिया जाता है जिसको ऑक्सीजन की कमी होती है। लेकिन हम लोग लैब वाला ऑक्सीजन को ना डायरेक्ट पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, या जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है उसको डायरेक्ट किसी पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले उसका प्योरिटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसके प्योरिटी लेवल को बढ़ा दिया जाए तो इजीली दे सकते हैं, ठीक ना। जैसे देखिए मैं इसमें मेथड बताता हूं। सबसे पहले देखिए डाई ऑक्सीजन जो है ना बाबू, इसका ऑक्सीजन जनरली आपको डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, तो इसको डाई ऑक्सीजन भी बोला करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2 होगा। एक तरह का ये टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस, हर तरह से लेस गैस है ना। इसमें कोई आपको नहीं होता है, ना टेस्ट होगा, ना कलर होगा, ना कोई इसमें ऑर्डर होगा। लेकिन अगर हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग लेस हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग के बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है, और जब भी कोई फूड्स हम लोग खाते हैं उसका ऑक्सीडेशन होगा, तभी जाके हमारे बॉडी को एनर्जी सप्लाई होगी। तो हमारे बॉडी में ये बहुत अच्छा रोल करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। विदाउट ऑक्सीजन कोई नहीं जी सकता है, ठीक ना। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं इसको जान लीजिए। सबसे पहले इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मैं ऐसा बता देता हूं, ये KClO3 को लेके चलिए, पोटेशियम क्लोरेट है ना, इसको स्ट्रांगली हीट करिए तो यहां से KCl निकल जाएगा। हीट करने से ये ब्रेक होगा और O3 जो है डाई ऑक्सीजन में ब्रेक होगा। इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 3 यूज कर सकते हैं, यहाँ 2 यूज कर सकते हैं, यहाँ 2 ऐसे बना सकते हैं। ये लेबोरेटरी मेथड है, लेकिन इसका प्योरिटी लेवल बहुत ही कम होगा, इसको मेडिकल में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसको फिर प्योर करके यूज करेंगे तो ज्यादा उसमें आपको पैसा लग सकता है, ज्यादा खर्च लग सकता है ना। इसलिए एक इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अलग मेथड से बनाया जाता है। जैसे KNO3, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको अगर हीट करेंगे तो ये चेंज कर जाएगा KNO2 में और फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। बैलेंस करना होगा तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह से जैसे HGO है तो HGO को हीट कर दीजिए, मर्क्यूरस ऑक्साइड को। इसमें आप इजिली इलेक्ट्रोलाइसिस करा के, है ना, इसमें करंट भेज के ऑक्सीजन को और ये पारा को दोनों को आप अलग कर सकते हैं ना, और यहां से आपको फिर ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसके अलावा आप बाई इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल मेथड है। एक और मैं मेथड आपको सिखा देता हूं, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, देखिए वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके कैसे डाई ऑक्सीजन को बना सकते हैं। जैसे ये H2 है, देखिए इसमें जैसे करंट पास करेंगे तो H प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। अब हम लोग को क्या करना होता है, OH के कंसंट्रेशन को सेपरेट कर लेना होता है, ठीक है। और जो OH का कंसंट्रेशन है 4OH माइनस को लेके चलेंगे और इसको फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो हमारे पास इसमें से देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ निकलेंगे और बाकी जो बचेगा वो ऑक्सीजन निकल जाएगा। और ये बैलेंस भी है, देखिए ये 2H2 हमने लिख दिया और ये डाई ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं ना तो जो एनोड टर्मिनल है ये आपको पॉजिटिव होता है और कैथोड टर्मिनल कैसा होगा बताइए, नेगेटिव होगा। आप समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल हमेशा लेफ्ट रखते हैं ना। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड क्या होगा बताइए, नेगेटिव होगा। तो ये जब नेगेटिव है तो ये डिपॉजिट कहां होगा बताइए, ये जाके डिपॉजिट होने वाला है एनोड के ऊपर। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ऑक्सीजन आपको कहां मिल जाएगा, एनोड के सरफेस पे ऑक्सीजन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो मेडिकल ऑक्सीजन बनाया जाता है ना
उसका कुछ अलग मेथड है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग को, उसमें एयर कंप्रेसर का यूज करना पड़ता है और उसको फिर फिल्टर करके हम लोग बनाते हैं। उसमें देखिए आपको सबसे पहले एयर को लेके चलना होता है। अब एयर के अंदर में क्या है देखो वो, इसमें आपको 21% ऑक्सीजन है एयर के अंदर में, है ना, और आपको 78% डाई नाइट्रोजन है, और बाकी रिमेनिंग जो 0.001% होता है रिमेनिंग गैसेस हैं, जो अदर गैसेस है CO2 वगैरह, ये सारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही हम लोग को काम होता है कि इसको कंप्रेस करके ना एयर को हमको बदलना होता है। केवल किसमें बताइए, O2 और N2 के अंदर में इसको चेंज करना होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर इसको और कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करके इसको आपको कंप्रेसर के हेल्प से इस एयर को, मतलब ये O2 और N2 को आपको चेंज कर लेना है लिक्विड स्टेट में। देखिए यहां से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे बताइए, लिक्विड स्टेट में। फिर लिक्विड स्टेट के बाद इसको फिर फिल्ट्रेशन के हेल्प से, जिसको क्लॉड एपरेटस बोलते हैं। देखिए एक एपरेटस होता है, मैं इसका नेम यहां पे लिख देता हूं, क्लॉड एपरेटस। अब इस एपरेटस के हेल्प से ना O2 और N2 दोनों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चेंबर में आपको O2 मिल जाएगा और एक चेंबर में N2 मिल जाएगा। तो ये जो मिल गया आपको डाई ऑक्सीजन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। देखिए, और इसी लिक्विड फॉर्म का हम लोग यूज करते हैं मेडिकल सप्लाई में। ठीक है, और फिर इसको कंप्रेस करके और इसको गैसियस स्टेट में चेंज करके ना हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर में भर के मेडिकल सप्लाई में यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो एयर से हम लोग ऑक्सीजन को निकालते हैं, ठीक ना, और एयर से ऑक्सीजन को निकाल के क्लाउड ऑपरेटर्स के हेल्प से, और इसी को मेडिकल सप्लाई में यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है ना, वो ये सब मेथड से भी कर सकते हैं और ये सब मेथड से भी कर सकते हैं। ये वाला मेथड थोड़ा ज्यादा सस्ता होता है, तो इसलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इसी मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। अब इसके अंदर में नेक्स्ट है इसका, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन जो है एक तरह का ये हाईली एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव बोलने का मतलब है कि ये मतलब आग को मतलब किसी भी बॉडी को जलाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं पे रखा हुआ है, उसको ओपन कर दीजिए और उसके पास में ये KClO3 है या पोटेशियम परमैंगनेट है, जो एक्सप्लोसिव टाइप के मटेरियल है, या आपको व्हाइट फास्फोरस है, उन सबको रखा जाए तो इसलिए वहां पे आग लग सकता है ना। तो ये किसी भी बॉडी को जलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा देखिए इसका अगर हम मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज का बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो आप लोग बढ़िया से इसका जानते हैं, बहुत सारे रिएक्शन पढ़े होंगे। अगर इसका रिएक्शन हम लोग क्या करें बताइए, मेटल से रिएक्शन करा दें। अब मैं काफी शॉर्ट में बताऊंगा इसको। अगर मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दीजिए तो ये सीधा का सीधा आपको मेटल के ऑक्साइड्स बन जाने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल से करा दे, देखिए तो नॉन मेटल से जब इसका रिएक्शन कराइएगा तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड बना लेंगे, है ना। एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन से कराएंगे तो ये वाटर बना सकता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखिए, ज्यादा कुछ इसमें नहीं जानना है, ये जो प्रोसेस है इन सबको दिमाग में रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला जो सीखना है हम लोग को, ओजोन के बारे में जानना है, जो दूसरा कंपाउंड है। देखिए ओजोन क्या है, ओजोन एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है जो सी लेवल से आपको 50 किलोमीटर के आसपास में ये मिलता है। ठीक ना, ये जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस है, जो हार्मफुल रेस है, उससे हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक ना, इसका फॉर्मूला क्या है आप इसको ध्यान में रखेंगे। ओजोन जो है इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं O3। ठीक है, O3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। देखिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इधर दिया 2 इधर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा और इसका 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पूरा बचा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिजोनेंस भी कर सकता है। ठीक ना, यहाँ पे जो बॉन्डिंग बन गई इसको आप दिमाग में रखेंगे। यूनिक डायरेक्शन में शेयरिंग से बॉन्डिंग बनी हुई है, तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेम देते हैं। ये कोऑर्डिनेट आपको कोवलेंट बॉन्ड है ना, इस चीज को याद रखिए। फिर डबल बॉन्ड है। देखिए जो ओजोन है इसको बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और भी सारा ओजोन का कैरेक्टर है, उसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसको कैसे बनाया जाएगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन साइड हेडिंग कर लेते हैं। देखिए इसको
देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो सबसे आसान मेथड है कि ऑक्सीजन का अगर क्लाउड कहीं पे बना दिया जाए ना, क्योंकि ये बहुत सारे ऑक्सीजन एटम जुड़ के जब क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन एटम जुड़ जाता है, उसी को हम लोग ओजोन बोलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसको लेबोरेटरी में बनाने के लिए एक आसान सा मेथड होता है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके चलना होता है और इसमें भेजना है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है, देखिए ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर काफी हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे ना, तो ओजोन थर्मली बहुत ही लो स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है ना, तो ये इजिली फिर ऑक्सीजन में टूट जाएगा और कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए साइलेंट इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज भेजने से ऑक्सीजन के जो एटम है ना, यही ओजोन बनाते हैं। बैलेंस करने के लिए 2 लिख देंगे, यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ये ओजोन बना ना, इसको हम लोग ऐसा नेम देते हैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में आपको 90% ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और मात्र इसमें O3 10% ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में ओजोन आपको बहुत कम बनने वाला है और ये एक तरह का फेल ब्लू कलर का गैस है। जनरली इसको हम लोग कलरलेस के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक ना। और देखिए इसमें खासियत क्या है, इसके अगर हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करें तो ऐसे बोलते हैं कि वेरी लेस स्टेबल है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि लो स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, लो स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। देखिए ये रूम टेम्परेचर पे ना बाबू, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होने वाली है, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे ही ओजोन क्या करता है, ये O2 में चेंज कर जाएगा और एक एक्टिव ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है। इसलिए जितना भी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, जैसे सिनेमा मॉल वगैरह हो गया, जहां पे बहुत क्राउडिंग होती है, तो क्राउडिंग में रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बहुत सारे ओजोन के छोटे छोटे सिलेंडर लगाए जाते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन देगा और फिर एक्टिव ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी देंगे, ठीक ना। और साथ ही साथ देखिए ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, थोड़ा अमाउंट में हीट निकलते रहता है, तो अगर बहुत ज्यादा ओजोन कर दे तब भी प्रॉब्लम है। रूम का टेम्परेचर क्या होगा बताइए, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपको ये इसको लिमिटेड कंसंट्रेशन में रखना चाहिए, अगर उसको हाईली कंसंट्रेशन में रख देंगे तब भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो इन सब चीज को ध्यान में रखिए और सारे रिएक्शन को बात करते हैं, ठीक ना। इन सबको कॉपी करेंगे। अब देखिए अगर वो एक्टिव ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है ना बाबू, तो एक उसमें ये ब्लीचिंग एक्शन होगा, वो ब्लीचिंग एक्शन को शो करेगा, ठीक है। देखिए ब्लीचिंग एक्शन को कैसे शो करेगा इसको जान लेते हैं। देखिए इसका ब्लीचिंग पावर मैं ऐसे लिख देता हूं कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ O3, ओजोन का देखिए ब्लीचिंग एक्शन क्या कैसे बनाएगा, ठीक है। इसमें समझिए अगर ये ओजोन को रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो ये टूटेगा O2 में और प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये एक्टिव ऑक्सीजन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इस एक्टिव ऑक्सीजन की क्या खासियत है कि अगर आप इस एक्टिव ऑक्सीजन का रिएक्शन ना किसी भी कलर से करा दीजिए तो उस कलर को ये खत्म कर सकता है, मतलब उस कलर को कैसा बना देगा, कलरलेस बना देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ब्लीचिंग टेंडेंसी है ड्यू टू ऑक्सीजन गिविंग टेंडेंसी, ऑक्सीजन को इजिली दे देता है, इसलिए इसके अंदर में ब्लीचिंग कैरेक्टर है, आप ऐसा इसको याद रखिए। और इसी वजह से बहुत सारे इसके केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जो बुकलेट में भी है, आप कॉपी कर वहां से पढ़ सकते हैं और कोई दिक्कत होने से मुझसे पूछ भी सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें और नहीं है, ठीक है। अगला बात करेंगे नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है हम लोग का देखो वो इसमें ये है सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये एसिडिक नेचर का एक ऑक्साइड है। इसमें देखो बाबू हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये SO2 है, ठीक है। अगर इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये इसके अंदर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने वाली है और 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, ठीक है। देखिए एक तरह का ये जनरली गैस तो कलरलेस है, लेकिन ये काफी पॉइजनस होता है और ये भी ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। कैसे ब्लीचिंग एक्शन का काम करेगा उसको भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और काफी ये पंजेंट स्मेलिंग टाइप का गैस है। तो इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब इसको कैसे बनाएंगे उसको हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले एक तो इसको सल्फर से बना सकते हैं। अगर सल्फर के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखिए दूसरा तरीका है, किसी भी मेटल्स के ओर को लेके चलिए, मेटल के जो सल्फाइड ओर्स हैं उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करिए, तो एक तो क्या होगा बताइए, उनके मेटल का ऑक्साइड बनेगा और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस करना होगा तो आपको इसके लिए यहाँ पे 2 यूज कर दीजिए, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो फिर इसके लिए आपको ये 2 2 जा 4 हो गया ना, तो Pb भी हम लोग का 4 होना चाहिए। तो इसके आगे भी क्या करेंगे बताइए, इसके आगे अगर हम लोग 2 यूज कर दें तो ये Pb2 और सल्फर 2, तो इधर भी सल्फर के आगे 2 करना पड़ेगा। तो और मेथड्स देखते हैं, ठीक ना, इसे तो बैलेंस होने वाले नहीं है। तो इसके लिए हम ऐसा काम करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले 2 यूज करेंगे तो सल्फर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इनके साथ भी वही करना पड़ेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 2 कर दिया और यहाँ अगर 2 कर दें तो ये Pb भी 2 हो गया और यहाँ भी Pb 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ज्यादा हम लोग यूज कर लेंगे, तो ये 2 2 जा 4 और 4 और 2 6 हो गया, तो यहाँ पे हमको केवल 3 करने से बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस आप अपने से कर सकते हैं, तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और भी है, हम लोग कॉपर का एक्शन जो है सल्फ्यूरिक कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर भी करा के SO2 गैस को बना सकते हैं। ज्यादा कोई भी इसमें टफ होने वाली बात नहीं है, इन सबको याद रखिए। देखिए मेन जहां से क्वेश्चन बनेगा मैं उसको आपको समझाते चलता हूं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उतने सारे चीज को ध्यान में रखने की जरूरत भी नहीं है। जो नॉर्मल बातें हैं आप क्लास 12th में सीखे ही हैं, उसको उतना ध्यान रखने से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या सीखेंगे, अगला जो टर्म है इसमें देखो बाबू, इसकी सॉल्युबिलिटी सीखेंगे, क्या क्या इसके केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं उसको जानने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर इसकी सॉल्युबिलिटी देखी जाए, मैं ऐसे लिख देता हूं केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या देगा ये केमिकल रिएक्शंस। देखिए केमिकल रिएक्शंस का जब बात करेंगे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर इसको पानी के अंदर में डाल दीजिए ना तो ये आपको सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है। H2SO3 सबसे पहले बनाएगा और फिर H2SO3 को अगर आप पानी में डाल दीजिए तो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड है। ये सल्फ्यूरस एसिड का इजिली फॉर्मेशन कर सकता है, इसी वजह से ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ठीक है, अगर आप क्या करिए SO2 को ना, देखो अब SO2 को एक्वस फॉर्म में आप लेकर के चलिए और इसमें अगर आप किसी भी कलर से रिएक्शन करा दीजिए ना, कोई भी कलर डाल दीजिए, तो ये कलर को कलरलेस कर सकता है। इसका मेन रीजन है कि ये दोनों मिल करके क्या बनाने वाले हैं बताइए, H2SO3 बनाने वाले हैं। और H2SO3 कौन सा एसिड है बताइए, सल्फ्यूरस एसिड है। तो ये सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एसिड को ना किसी भी कलर के ऊपर डालिए, उस कलर को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बहुत ही अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट को शो करेगा ये, इसको जान लीजिए। रिड्यूसिंग एक्शन क्या होने वाली है इसको ये देख लेते हैं। जैसे मान लो बाबू यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो अच्छे से SO2 को लेके चलते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अगर यहाँ पे Fe+3 को हम लोग लेकर के चले ना, तो देखिए Fe+3 क्या करेगा, इसको ये Fe+2 में चेंज कर देगा और जो आपको यहाँ पे SO2 है इसको SO4- में चेंज कर देगा, उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर देता है। मतलब अगर यहाँ से आप इस स्टेप में जाइए देखिए तो SO2 ऑक्सीजन का बढ़ जाना सीधा दिख रहा है, तो रिएक्शन क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड हो गई और ये बन गया कौन सा एजेंट बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। ठीक है, अब इसको आप रेडॉक्स के मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एक रेडॉक्स रिएक्शन है और इसको अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया रिडक्शन। जब ये रिडक्शन हो गया तो Fe+3 जो है एक तरह का कौन सा एजेंट हो जाएगा, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर में रख सकते हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। SO2 जो है रिड्यूसिंग एक्शन का काम भी करता है। अब इसको अगर बैलेंस करना होगा तो उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए रिडॉक्स का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। दोनों रिएक्शंस को पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को स्प्लिट करिए और स्प्लिटिंग के बाद उसको जो कंसेप्ट्स होते थे ऑक्सीजन को बैलेंस करने वाला, उसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक ना, तो आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना, आप इसको कर लीजिए, नहीं होने से मैं बता भी दूंगा। ठीक है, एकदम आसान होता है। अब डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं अगला कि जो ऑक्सो एसिड्स बनेगा ना उसको देख लेते हैं क्या क्या ऑक्सो एसिड्स बनने वाला है। जैसे एक इसमें अगला टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, इसको सीख लीजिए।
ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर क्या क्या अपना ऑक्सो एसिड्स बना सकता है ये जानिए, ठीक है। सल्फर के एलोट्रॉप्स भी होते हैं, 2 एलोट्रॉप्स होते हैं जिसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। एक होता है रोम्बिक सल्फर और एक होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। दोनों एकदम आसान है, उसको जब आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो बुकलेट से उसको कवर करेंगे। देखिए मेन ऑक्सो एसिड्स में क्या क्या जानना है। सबसे पहला तो पढ़ना होता है आपको सल्फ्यूरस एसिड, जो मैंने अभी जस्ट लिखा हुआ था। इन सब का स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला है ये है HSO3 और ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे S डबल बॉन्ड O3 है ना इसमें, और हाइड्रोजन एक ही है तो एक आपको यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा और एक और इसके अंदर में डबल बॉन्ड मिलने वाली है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अगला है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाएंगे, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग को डिस्कस करना है। देखिए तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें S डबल बॉन्ड हो, इधर भी डबल बॉन्ड हो, है ना, नीचे डबल बॉन्ड O कर देते हैं, फिर यहाँ पे O और इससे H जुड़ेगा, फिर इससे O और फिर इससे H जुड़ेगा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट टर्म में भी इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ज्यादातर डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है, देखिए आप ऐसे लिखेंगे हाइपोस, ऐसे लिखा जाता है हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड या हाइपोपर सल्फ्यूरिक एसिड भी इसका नेम हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। और इसको ओलियम भी बोलते हैं, देखिए ओलियम, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2S2O7, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी, तो इनको ध्यान में रखिए। देखिए 2 सल्फर है इसमें ना, तो ऐसे करेंगे S डबल बॉन्ड O, एक और डबल बॉन्ड O करेंगे, एक H को ये साइड में रख देंगे, एक बीच में कॉमन ऑक्सीजन कर देंगे, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O से H को अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये इसका इजी सा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। एक और देख लीजिए, एक और इसमें पढ़ना है आपको ऑक्सो एसिड्स, नीचे ही बना देते हैं, ठीक ना। इसको बोलते हैं, देखिए पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसको मार्शल एसिड भी बोला जाता है, मार्शल्स एसिड। देखिए इसमें 2 सल्फ्यूरिक एसिड ज्वाइंटेड है डायरेक्टली, ठीक ना। इसके नेम से ही आइडिया लग रहा है, मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूं, आप ध्यान में रखेंगे। S डबल बॉन्ड O, फिर ये साइड में OH, फिर ये O, इसमें 2 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा ऐड कर लेते O और फिर एक O होगा, फिर S डबल बॉन्ड O, फिर S डबल बॉन्ड O और इससे OH जुड़ेगा, ठीक है ना। तो ये डाइसल्फ्यूरिक पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इन सब के स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखिए। अब इसको कॉपी करेंगे वीडियो को पॉज करके। इसमें मेनली हम लोग को जो प्रिपरेशन का मेथड सीखना है वो सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग को सीखना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, उसमें कौन कौन कैटेलिस्ट होता है, क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है, इन सब से क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। तो इसको देख लेंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड तो एक अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो उसकी हेल्प से भी बहुत सारे टर्म को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं साइड हेडिंग बना लेता हूं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4 बनाएंगे, है ना। देखिए अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए, mm निकाला जाए, देखिए मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट बनेगा ये, ठीक है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसको बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं हम लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिफरेंट मेथड है लेबोरेटरी में बनाने का, लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है ना, उसको नेम देते हैं कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो बाई कांटेक्ट प्रोसेस से कैसे बनाएंगे इसको जान लीजिए। तो मैं ऐसे लिख देता हूं बाई कांटेक्ट प्रोसेस, बाई कांटेक्ट प्रोसेस। ये कैसे होगा इसको सीखिए, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, बाई कांटेक्ट प्रोसेस में सबसे पहले सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करानी होती है। यहाँ पे कैटेलिस्ट होगा बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, रोहोडियम या प्लेटिनम। कोई भी टेम्परेचर रखेंगे 723 केल्विन और प्रेशर 1.2 atm से लेकर के 1.7 atm एटमॉस्फेरिक यूनिट जो प्रेशर है दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है ना। अगला स्टेप में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, SO2 बन गया, इसको फिर ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे तो ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। और इसको अगर बैलेंस करना हो देखिए
तो हम लोग यहाँ पे केवल 2 यूज कर लेंगे और यहाँ पे 2 यूज करने से बैलेंस हो जाएगा। जो सल्फर ट्राईऑक्साइड बन गया SO3, इसको पानी के अंदर में डाल देते हैं। तो पानी के अंदर में डालने से H2 है ना, ये ऐसे बन जाएगा। देखिए ये आपको H2 और SO4 तो सीधे यहीं पे दिख जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले बनता है ये H2S2O7, ठीक है ना, ओलियम बनता है। इसका नेम क्या देंगे बताइए? इसको ओलियम बोला करते हैं। और इसको जब बैलेंस करना है हम लोग को, तो सल्फर 2 है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 कर देने से केवल बैलेंस हो जाएगा। फाइनली जो ओलियम बन गया ना H2S2O7, इसको फिर एक बार पानी में डालते हैं, तो ऐसे केस में हम लोग को 2H2SO4 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है अचीव होते हैं एक ओलियम से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये कंप्लीट प्रोसेस जो इसमें कंडीशंस है ना, इसको यहां से क्वेश्चन बनता है ना, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। अगला जो टर्म है देखिए, इसके रिएक्शंस कैसे होते हैं इसको जान लेना है सल्फ्यूरिक एसिड का। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रिएक्शन करेगा, इसको एक स्ट्रॉन्ग एसिड के नेम से भी जाना जाता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए इसको किंग ऑफ केमिकल का नेम भी दिया गया है। ये 2 स्टेट में मिलेगा, एक आपको मिलता है ये डाइल्यूटेड स्टेट और एक है कंसंट्रेटेड स्टेट। दोनों में इसकी केमिकल रिएक्शन अलग अलग होने वाली है। एक डाइल्यूटेड स्टेट में फाउंड होगा और एक आपको इसमें मिलेगा ये कंसंट्रेटेड स्टेट में मिलता है, ठीक है। देखिए डाइल्यूटेड स्टेट में क्या होगा, H2SO4 को अगर डाइल्यूटेड स्टेट में हम लोग क्या करें, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं या इसका रिएक्शन लिखें, तो 2H+ और SO4- 2 में टूटेगा। डाइल्यूटेड स्टेट का ये रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम लोग कंसंट्रेटेड स्टेट में बात करें, तो H2SO4 ऐसे ब्रेक होगा। देखिए H2SO4 टूटेगा, HSO4- में और एक H+ को रिलीज करेगा, ठीक है। इस वजह से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में भी डिफर होता है। यहां से क्वेश्चन भी बना था, तो इसको जान लीजिए। देखिए H2SO4 को जनरली हम लोग पहले ऐसे कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ये टूटेगा HSO4- में और फिर यहां से ये जाएगा आपको SO4- 2 में, ठीक है। तो ये तो देखिए ये एक एसिड है, तो इसमें एसिडिक नेचर तो सबसे ज्यादा होने वाला है। ये सबसे हाईली एसिडिक नेचर का होगा, जबकि ये बीच में आने की वजह से ये बन जाएगा एम्फोटेरिक, बस ये वाला केस के लिए। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस है तो लुईस बेस है, ठीक है। तो इसके अंदर में HSO4 जो है ना, ये बेसिक नेचर का होने वाला है, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए H2SO4 ब्रेक कैसे होता है, अगर इसको हम लोग तोड़े तो ये सबसे पहले H+ में टूटेगा और फिर आपको ये HSO4 आपको माइनस के फॉर्म में टूटता है, ठीक ना। यहां से देखिए अगर ये एसिड कांस्टेंट लिखा जाए तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये माइनस वाले को रख लेंगे, फिर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 को, ये हम लोग का कांस्टेंट हो गया एसिड कांस्टेंट। इसको 1 कर देते हैं, इसको लिख लेंगे इनिशियल एसिड कांस्टेंट। ये हम लोग का है इनिशियल एसिड कांस्टेंट। इसके बाद से और भी निकाल सकते हैं। देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर दूसरा स्टेप के लिए लिखे, देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं उसको भी आप लोग को बता देता हूं, किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग क्या करें, यहां देखो अगर दूसरा स्टेप को ले ले, ठीक है। ये तो पहला स्टेप है, उसके दूसरे स्टेप में भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। देखिए तो अगर आप HSO4- को लेके चलिए तो इसमें क्या होगा, H+ में टूटेगा और SO4 के ऊपर अब -2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो सेकंड एसिड कांस्टेंट लिखेंगे, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ और फिर SO4 का पावर -2 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ HSO4 का पावर -, ठीक है। तो देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो Ka2 है ना, ये आपको बहुत छोटा होगा, किससे बताइए, Ka1 से। मतलब ऐसा समझ लीजिए Ka2 मच ये लेस देन क्या हो जाएगा बताइए, K1। ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको ये भी दिया जा सकता है ऑप्शंस में कि कौन सा इसमें बड़ा है कौन सा कम है, इसको आप आइडियल लगाओ, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें देखो बाबू सिंपल है ये, आप ऐसा समझ करके चलिए कि H2SO4, यहाँ H2SO4 है। देखिए तो पहला केस में H+ को रिलीज करने में कोई माइनस+ चार्ज नहीं आया, जबकि ये वाला भी केस में देखिए ये जो सेकंड केस बन रहा है, H के ऊपर प्लस होगा और SO4 के ऊपर माइनस होगा, तो माइनस+ को खींच के रखेगा ना, तो माइनस+ को विड्रॉ करके रखता है। इसलिए इस प्रोसेस में H इजीली रिलीज नहीं होगा। H जब रिलीज नहीं होगा तो ये दोनों कम मिलेंगे
और जब ये दोनों ही कम मिलेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन के टर्म में जाएगा, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो Ka1 हमेशा ज्यादा होता है और Ka2 हमेशा क्या होगा बताइए, छोटा होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए H2SO4 जो है ना बाबू, ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मैंने इसमें आपको बताया भी था बहुत सारे रिएक्शंस को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जो मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज नहीं होने वाले भी होते हैं ना उनको भी करा देता है। जैसे बोरन है, बोरन को इजिली ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल है, कोई भी हाइड्रो एसिड उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन ये जो किंग ऑफ केमिकल है जो H2SO4 है, इजिली उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक तो एक्सेस ऑक्सीजन है ना, और हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ वाला भी होता है। तो ये जो नॉन मेटल, यहां तक कि जो मेटलॉइड्स भी हैं उनको भी ये इजिली ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा ग्रुप जो है ग्रुप 16 खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए इसी में ग्रुप 17 एलिमेंट्स। देखिए ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन है इसको जान लीजिए, फिर इसके बाद बचेगा ग्रुप 18 एलिमेंट्स, उसको पढ़ के पूरा ये चैप्टर को खत्म कर लेंगे। देखिए ग्रुप 17 में हम लोग को जो डिस्कस करना है ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक होता है एस्टाटाइन, ठीक है 80। इसमें ये सारे के सारे मेटल्स हैं और इसको मेटलॉइड्स के अंदर में रखा, सॉरी ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ये सारे के सारे नॉन मेटल है और इसको मेटलॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसमें अगर एटॉमिक नंबर का बात करें तो यहां से शुरू करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होगा, इसमें 8 ऐड कर दीजिए 17 हो जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड करिए 35 हो जाएगा, फिर इसमें 18 ऐड करिए 53 हो जाएगा और ये मिलने वाला है आपको 85, ठीक है। तो इस बेस पे आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी ध्यान में रख सकते हैं। इसमें ये चीज याद रखेंगे कि ये दोनों का दोनों जो है, ये दोनों का दोनों नहीं, ये पूरा चारों का चारों नॉन मेटल्स है और इनको हैलोजेंस बोलते हैं, क्योंकि हैलोजेंस का मतलब होता है हैलो प्लस सी, मतलब वैसे एलिमेंट जो सी से जनरेट हुए हैं, मतलब जिनका जनरेशन सी से है, जिनका सबसे जो लार्जर सोर्स है, जो सबसे बड़ा सोर्स है वो अगर सी है तो उनको हैलोजेंस बोल सकते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को इनको नेम दिया जाता है हैलोजेंस, है ना। और सिंस इसका पहला मेंबर फ्लोरीन है इसलिए इसको हैलोजन फैमिली भी बोला जाता है, ठीक है। तो इतना को कॉपी करिए, फिर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सारे जो जनरल कैरेक्टर है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहेंगे इसको, ठीक ना। अब देखिए हैलोजेंस फैमिली बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा फैमिली है। ये सबसे जो बड़ा है, बड़ा था वो ग्रुप 15 था, 16 भी उतना बड़ा नहीं है, 17 भी नहीं है और 18 तो एकदम अपने आप में काफी छोटा सा एक ग्रुप है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के हेल्प से जो शेप ऑफ होता है उसको पढ़ के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब से शुरू करते हैं हम ये 17 में जो EC है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किस तरह से होगा उसको सीखना है। देखिए ग्रुप 17 के जो मेंबर है, देखिए कौन कौन मेंबर है इसमें, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक देखो बाबू एस्टाटाइन है, ठीक है। देखिए इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसका एटॉमिक नंबर 54 है, 54 नहीं 53 और इसका एटॉमिक नंबर 85 है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले हीलियम का हेल्प लेंगे, हीलियम, और इसमें आ जाएगा आपको 2s2 और 2p इसमें आ जाएगा आपको, देखिए 2p5 आने वाला है, क्योंकि इनके आउटर सेल के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ns2np5। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। मैं नीचे में मेंशन कर देता हूं कि जो ग्रुप 17 के मेंबर है ना, इनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन है ns2 और np5, ठीक है। ये इनके लास्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें n इक्वल टू 2 से लेकर के ये वैल्यू आपको 2 to 6 तक आने वाला है कंप्लीट, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। अगर हम लोग इसका लिखें तो इसमें नियोन का हेल्प लेना पड़ेगा, नियोन 3s2 और 3p5 कर लेंगे, और इसमें लेंगे तो हम लोग को आर्गन का हेल्प लेना पड़ेगा, तो D भी आएगा तो 3d10 और फिर 4s2 और 4p5 मिलेगा। अगर इसका लिखना होगा तो इसमें क्रिप्टन को ले लीजिए और इसमें 4d10 आएगा और फिर 4 के प्लेस पे अब ये 5s2 और 5p आपको, ठीक है ना। इसमें 5p कितना हो जाएगा, ये 5p5 बन जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 85 का लिखना होगा तो इसमें आपको जेनॉन का हेल्प लेना पड़ेगा और फिर इसमें आएगा अब आपको 4f14 आ जाएगा, फिर आपको इसमें 4d भी आएगा तो d5 में आएगा तो लिखेंगे 5d10,
फिर 6s2 और 6p5, है ना। ये सब इनके कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है ना, ये सब इनके आउटर सेल के कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे, ठीक ना। आप इजीली इन सबको बना सकते हैं। अब देखिए मेनली जो इसमें डिस्कस करना है, इनके जनरल कैरेक्टर्स जो है उसको सीखना है, ठीक है। क्या क्या इनके जनरल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17, ग्रुप 17 को हैलोजेंस फैमिली भी बोला जाता है। तो देखिए इनके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स हैं उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का। एटॉमिक रेडियस क्या होगा देखिए, तो देखिए एटॉमिक रेडियस जनरली डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। नॉर्मल कंसेप्ट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सबसे जो छोटा रेडियस फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का हो जाएगा और फिर किसका हो जाएगा बताइए, आयोडीन का, ठीक है। बी नंबर केस ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होने वाली है। तो ये भी आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बनेगी वो सबसे ज्यादा किसकी बनेगी बताइए, वो फ्लोरीन की बनेगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर सबसे कम किसकी हो जाएगी, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, क्योंकि उसका साइज क्या है बताइए, बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो इसका रिवर्स हो जाने वाला है, ठीक है। नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ और दिमाग नहीं लगाना है। सी नंबर देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, मतलब अगर इनमें एक इलेक्ट्रॉन को घुसाना होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होने वाली है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में और सबसे लास्ट में किस में रिलीज होगी बताइए, आयोडीन के केस में रिलीज होने वाली है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर डी नंबर हम लोग बात करें हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होने वाली है, इसको जान लीजिए। देखिए तो सबसे ज्यादा बाबू अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है और उसके बाद किसका है बताइए, आयोडीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से डीई नंबर, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर्स की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर सबसे ज्यादा फ्लोरीन का ही होने वाला है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखिए सबसे ज्यादा F2 का होगा, फिर Cl2 का हो जाएगा। अगर हम इसको डाई एटॉमिक फॉर्म में लिखें फिर किसका होगा, I2 का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए इसका साइज छोटा है। रिएक्शन देखिए ये F सबसे हाईली जो है रिडक्शन रिएक्शन को शो करेगा। ये रिएक्शन कौन सा हो गया, किसी भी एलिमेंट के ऊपर माइनस चार्ज लाना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है। और अगर कोई रिडक्शन बहुत ही हाईली फास्ट है तो वो एलिमेंट क्या होगा बताइए, जिसका हो रहा है रिडक्शन, उसका नेम दे देते हैं, कौन सा एजेंट है बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए ई के बाद एक टर्म एफ नंबर समझ लीजिए। अगला इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देख लेते हैं, जिसमें थोड़ा सा का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ई के बाद एफ जान लीजिए, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसका है, इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब रूल के अकॉर्डिंग तो ये फ्लोरीन है, आप ऐसे बोलेंगे कि आपको फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए, ये सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, Cl2 का होगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर इसमें ब्रोमीन आता है और सबसे कम किसका आएगा, आयोडीन का। ऐसा इसलिए होता है देखिए ड्यू टू आपको लोन पेयर एल्फी एल्फी रिपल्शन, एल्फी एल्फी रिपल्शन इन F2। देखिए F2 में जो लोन पेयर रिपल्शन है ना, ये बहुत खास होता है, ठीक है। इसलिए जो इसका परफेक्ट ऑर्डर है ना, देखिए ये परफेक्ट ऑर्डर ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, आपस में एक रिपल्सन प्लस लोन पेयर की वजह से भी रिपल्सन, ठीक है। तो इस वजह से इनका बीडी जो है ये वाला परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। ये जनरली जो है इनका जनरल कैरेक्टर्स के अंदर में ये सारी बात हम लोग कर लिए। अब बात करते हैं केमिकल कैरेक्टर्स के अंदर में क्या क्या इनका केमिकल कैरेक्टर हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है, उसको डिस्कस करते। देखिए तो मैं ऐसा साइड हेडिंग बना लेता हूं, देखिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स का जो केमिकल कैरेक्टर्स है इनको जान लीजिए क्या होगा, ठीक है। देखो अब इसमें केमिकल कैरेक्टर्स में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो एकदम आसान इसमें भी है। जैसे सबसे पहला हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या क्या इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं, है ना। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में ये तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे, ठीक है।
लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए आपको समझा देता हूं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, देखो बाबू, इनमें जो ऑर्बिटल्स हैं, सबसे पहले तो ns में 2 है, ठीक है, और उसके बाद से जो इनके पास p ऑर्बिटल है, np में आपको 5 होता है। तो आप इसका जब ये एक्साइट होंगे तो किस में जाएंगे बताइए, d में ही जाएंगे ना। तो आप nd को ओपन रख लीजिए, इसमें बना लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, इसके अंदर में 3 बॉक्सेस होंगे और इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भरा रखना है तो 3 को भर देंगे और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एंटी क्लॉक डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड है ना, जितना अनपेयर्ड है वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो पहला तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 आराम से शो कर देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल के इसको हम लोग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगला इसमें है, अगर दूसरा स्टेप हम लोग ले लें, इसमें दूसरा जो एक्साइटेड स्टेट है, क्या क्या इनके एक्साइटेड स्टेट बन सकते हैं इसको देख लेते हैं। NS2, फिर इसी तरह से देखिए ये हमारे पास NP में 5 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इस हम लोग सबसे पहले एक एक भर देंगे, बाकी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भर देंगे, ठीक ना। तो ND के अंदर में देखिए क्या होगा, ये केस में समझिए एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि जब मॉलिक्यूल को हम लोग हीट करेंगे ना, तब का जो स्टेट होता है एक्साइटेड स्टेट होता है। तो वैसे केस में देखो बाबू, अगर इसको हीट करो ना, तो ये अगर लोन पेयर यहां से छलांग लगा के अगर यहां सीधे चला जाए, तो ऐसे केस में देखिए इसमें 3 अनपेयर्ड मिल गया, तो ऐसे केस में ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर +3 शो कर सकता है। ये -1 या +1, क्योंकि ये आपको एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो -1 या +1 दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से सोचिए इसमें, इसके अंदर में तो 2 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा ही। अगला जब ये चला जाएगा तो आपको कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, पूरा का पूरा 5 हो जाएगा, तो +5 कर लेंगे। अगर ये भी चला जाएगा तो +7 कर लेंगे, ठीक है। तो इनके ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स हैं, देखिए ये -1 है, +1 है, +3 है, +5 है और +7। +5 और 7 कैसे, अगला स्टेट लिखेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, तो पूरे 5 अनपेयर्ड, तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इसका भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पूरे ये 7 ऑक्सीड, पूरे ये जो है देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इजिली शो कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अब इनकी रिएक्शन कराते हैं। वीडियो को अच्छा से कॉपी करेंगे आप लोग, जो भी दिक्कत होने से पूछेंगे हमसे उसको क्लियर करेंगे, ठीक ना। अभी देखिए इसका हाइड्रोजन के साथ में कैसे रिएक्शन से उसको जान लेते हैं, ठीक ना। फिर इसके क्या क्या कंपाउंड्स बन सकते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ में कैसे इनकी रिएक्शन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कैसे हैं, ऑक्सो एसिड्स कैसे ये बनाते हैं, इन सबको देख लेंगे तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें सीखते हैं बाबू, सबसे पहले जान लीजिए हम लोग, ये पहला हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कैरेक्टर था। दूसरा जानते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में इनकी कैसे रिएक्टिविटी होने वाली है इसको जान लीजिए, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो बनाएंगे HF, HCl, फिर क्या बनाएंगे HBr और फिर HI बनाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए है क्या, अगर स्टेबिलिटी का बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, देखिए तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग काफी टाइट है ना। फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन को छोड़ेगा नहीं। तो अगर हम लोग इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखें कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, देखिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो एकदम फिक्स है, आपको आयोडीन से H इजिली निकलने वाला है ना, तो जहां से हाइड्रोजन इजिली निकल जाए तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ निकल गया तो यहां से एक चीज और आप सीख सकते हैं, रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा। देखिए रिड्यूसिंग नेचर भी वैसे ही चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल, तो ये HCl का हो जाएगा, फिर HBr का हो जाएगा और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बताइए, HI का हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को ध्यान में रखिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी किसकी होने वाली है, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर H2O में कौन डिसॉल्व करेगा, तो इसमें अब ये उल्टा हो जाएगा, सबसे HF करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना, फिर HCl करेगा, फिर HBr करेगा और सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होती है बताइए, HI की हो जाती है, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है जिसके हेल्प से आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी टफ नहीं है, ठीक है।
देखिए अगला जो है इसमें ऑक्सीजन के टुवर्ड्स में रिएक्टिविटी देख लेते हैं। सी नंबर हम लोग का टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के साथ में रिएक्टिविटी अगर आपको बतानी है ना तो इसलिए बता सकते हैं जितने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उन सब के अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है बताइए, अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 भी था, +3 भी है, +5 भी है, +7 भी है ना, तो सबके ये आपको सबसे ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या ऑक्साइड बनाएगा। अगर हम लोग Cl को लेके चलेंगे तो सबसे पहले ClO भी बना सकता है ना, और जब ये ClO3 का फॉर्मेशन भी कर सकता है, Cl2O5 भी बनाता है, Cl2O7 भी बनाता है। तो जितने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी टफ बात नहीं है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद से देखिए डी नंबर देख लेते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन है ना, ऐसे मैं लिख देता हूं फॉर्मेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको जान लीजिए। देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कैसे बनने वाले हैं, देखो अब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में मेनली इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं XX डैश है ना, तो XX डैश एक 1 हो सकता है, XX डैश आपको एक 3 हो सकता है, XX डैश 5 हो सकता है और XX डैश ये 7 हो सकता है। ठीक है, ये पूरे आपको 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बना सकते हैं। इसमें जो X होगा इसको रखना है लार्जर साइज का हैलोजन। ठीक है, वैसे हैलोजन जिनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, और साइज का जो ऑर्डर है ये सबसे छोटा फ्लोरीन होगा, और फिर इसके बाद क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, सबसे बड़ा आयोडीन का साइज होगा। ठीक है, और जो X डैश हम लोग यूज करेंगे ये खास तौर पे स्मॉलर साइज का यूज करेंगे। ठीक ना, तभी बॉन्डिंग हो पाएगी उनके बीच में। इसमें भी साइज के ऑर्डर को यही आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर यहाँ पे क्या किया जाए, मान लीजिए कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पर अगर Cl ले लिया तो Cl के जगह पे अब आप X डैश के जगह पे आपको F रखना पड़ेगा। दूसरा अगर इसको लेंगे तो Cl और यहाँ पे F3 रखना पड़ेगा। इसमें लिखेंगे तो Cl और फिर आपको यहाँ पे F के प्लेस पे 5 रखना पड़ेगा, फिर Cl और यहाँ पे F आपको 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है और भी बहुत सारा, आप इसको चेंज करके कंसेप्ट समझ गए ना तो बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ICl है ना, इस मोर रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव होता है देखिए देन Cl2। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन आपको करता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं और इनमें ये दोनों डिफरेंट है। तो जब दोनों डिफरेंट हैं तो ये भी माइनस चार्ज वाले, ये भी माइनस चार्ज वाले, तो इनमें तो रिपल्सन ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो Cl2 को अगर ब्रेक करें तो ये Cl माइनस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा, तो इसके लिए जो एंथैल्पी होगा वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों सेम एक ही तरह के एलिमेंट है, जबकि ये दोनों डिफरेंट है। देखिए I माइनस और फिर इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग हुई होगी ये Cl है, तो अगर इनको तोड़ना है तो इनको हम लोग इजिली तोड़ सकते हैं, और अगर ये इजिली टूट जाएंगे तो इजिली आयोनाइज्ड हो जाएंगे। तो इन वाले केस में, ऐसे केस में एंथैल्पी को कम देना पड़ेगा, तो इसलिए इंटर हैलोजन कंपाउंड जनरली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किससे बताइए, नॉर्मल जो हैलोजन के कंपाउंड है उससे। ठीक है, इसके बाद से ई नंबर ग्रुप 17 के अंदर में ये लास्ट टॉपिक होता है। हम लोग देखेंगे इसके जो ऑक्सो एसिड्स हो सकते हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो ऐसा साइड हेडिंग बना लेते हैं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। देखिए क्या क्या ऑक्सो एसिड ये बना सकता है इसको जानिए। ठीक है, सबसे पहले ऐसे होता है, देखिए ये HOX बनाएगा सबसे पहले, एक होता है आपको HOX2 है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये HXO2 भी लिख सकते हैं, फिर HXO3 भी लिख सकते हैं, और एक होता है HXO7 है ना। ये सब इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हुए। इसमें जो हैलोजेंस होंगे ना, ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +1, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा +5, इसमें हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा +5, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो होगा +7। ठीक है, देखिए इन सब का नेम क्या है इसको जान लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोहैलस एसिड। ये मॉलिक्यूल है हाइपोहैलस एसिड,
और ये मॉलिक्यूल को बोला जाता है देखिए हैलस एसिड, और इसका नेम देते हैं हम लोग हैलिक एसिड, और इसको बोलते हैं परहैलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए इन सब का स्ट्रक्चर क्या है, यहीं से स्ट्रक्चर से भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको जान लीजिए कैसे स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर इस पे एग्जाम्पल लिख लें तो HOCl हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर इसको आपको लिखना हो या आप चाहे तो थोड़ा अच्छा से बनाए तो ऐसे भी बना सकते हैं HClO, और इसमें हो जाएगा HClO2 हो जाएगा, इसमें HClO3 हो जाएगा, और इसमें HClO7 हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड इसका नेम होगा, और इसका नेम हो जाएगा क्लोरस एसिड बोलेंगे, क्लोरस एसिड ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक ना, और इसको क्लोरिक एसिड बोला जाएगा, क्लोरिक एसिड आप बताएंगे, और इसको परक्लोरिक एसिड बोलेंगे, देखिए परक्लोरिक एसिड। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें, ठीक ना, तो देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका डिफरेंट टाइप से हो सकता है। जैसे इसमें आप सबका इजिली ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, जिसका निकालना है आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी ये आपको 7 नहीं होगा, ये 4 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 7 नहीं होगा, क्या होता है बताइए, 4 रहता है। ठीक है, HClO4 होगा। इसमें देखिए अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है, ये Cl है ना, इससे आपको एक O जुड़ा होगा और इसी O से एक H जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह की इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होती है। अगर इसका बनाए तो ये Cl, एक इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, एक O रहेगा, फिर एक इससे H अटैच हो जाएगा। ठीक है, अगर HClO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें Cl, फिर डबल बॉन्ड O, फिर एक और डबल बॉन्ड O, और फिर एक और O के साथ में आपको H आ जाएगा। ठीक है, और जब HClO4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Cl डबल बॉन्ड O, एक और आपको डबल बॉन्ड O, और एक इसमें OH आने वाला है ना। तो ये इसका स्ट्रक्चर है नॉर्मल। अब इसमें हेलो ब्रोमो एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड सारा को बना सकते हैं। मेनली जो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा इसको देखिए। ठीक है, बढ़िया से इसको आप लोग कॉपी करेंगे। देखिए सबसे पहले उसके स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर हो गया, रिड्यूसिंग पावर हो गया, इन सब से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको यहाँ पे ये सिखा देता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पावरफुल एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पावरफुल वाला जो होगा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है वो पावरफुल ही होगा। ठीक है, तो HXO4 सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर HXO3 आपको होगा, फिर उसके बाद से HXO2 होगा, और फिर इसके बाद से HXO होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसमें क्लोरस एसिड का लिखें तो इसमें सबसे ज्यादा HClO4 होगा, फिर आपको HClO3 होगा, फिर इसमें आपको HClO2 होगा, और सबसे कम होने वाला है HClO। ठीक है, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है। देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ जब ये है, ऑक्सीजन का कंसेप्ट है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इसकी यही हो जाने वाली है। देखिए अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला हो जाएगा HClO4, फिर आपको HClO3 हो जाएगा, फिर HClO2 हो जाएगा, फिर HClO। अब इसमें ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जो HClO4 है ना, हाइपोक्लोरस एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा पावरफुल है ना, इसमें ऑक्सीडेशन सल्फ्यूरिक एसिड से भी पावरफुल है, इसको दिमाग में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद से जान लीजिए कि अगर इसके हम लोग आयंस को लेके चले तो ClO4 माइनस आयन हो जाएगा, ClO3 माइनस आयन हो जाएगा, ClO2 माइनस आयन हो जाएगा, और Cl माइनस आयन होगा। ठीक है, अगर इसमें हम लोग देखें कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, देखिए तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर वही है, सबसे ज्यादा ClO4 माइनस का होगा, फिर ClO3 माइनस का होगा, फिर ClO2 माइनस का होगा, फिर Cl माइनस का होगा। ठीक है, अगर इसी के अंदर में देखो बाबू बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, ClO4 माइनस का, फिर ClO3 माइनस का, फिर ClO2 माइनस का, फिर Cl माइनस का, है ना। तो ये सब चीज को याद रखेंगे, यहां से नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये पूरा ग्रुप 17 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं देखिए ग्रुप 18 के बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख लेंगे, ठीक ना। चलिए अब बात करेंगे, जो ग्रुप 18 है वो हैलोजेंस फैमिली है, वो सॉरी हैलोजेंस फैमिली बोल रहे हैं, नोबल गैसेस फैमिली। वो नोबल गैसेस आपको पूरा उसमें देखने को मिलता है, जितनी भी गैसेस है सब नोबल स्टेट्स में होती है, वो इनर्ट होती है, जनरली कोई उनका रिएक्शंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें जिनोन जो है
इकलौता जिनोन ऐसा है जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको जान लेते हैं कैसे ये क्या होने वाला है। देखिए तो यहां साइड हेडिंग बना लेते हैं। देखो बाबू, ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स, देखिए ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या है, इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसे एलिमेंट जिनके आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, देखिए ns2np6 होगा, जिनके आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा उसको ग्रुप 18 बोलते हैं। और इसमें कौन कौन एलिमेंट प्रेजेंट है, देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडॉन, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ऐसे ट्रिक से याद करते थे। इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाने वाला है आपको, ये 10 हो जाएगा। फिर 8 ऐड करेंगे तो 18, फिर 18 ऐड करेंगे तो 36, फिर 18 ऐड करेंगे तो 54, फिर 32 ऐड करेंगे तो 86, ठीक है। ये इनका है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप बना सकते हैं, जैसे आप लोग बनाए, ये 86 तक है ना, तो बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स है ना। तो 1s2 2s2 2p6 करके सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ का लिख भी सकता हूं यहाँ पे 1s2 2s2 ये, और ये 1s2 केवल इसमें हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें 2 ही है। इसके लिए लिखना पड़ेगा तो 1s2 2s2 और ये 2p6 हो जाएगा, और ये 10 आपको बन ही गया, ठीक है। तो ये इसके आउटर सेल मिल गया। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन है। देखिए ये हीलियम में आपको देखिए क्या एक्सेप्शन है, इसमें p नहीं आ रहा है, फिर भी इसको किस में रखे हैं, नोबल फैमिली में रखे हैं। तो हीलियम एक तरह का एक्सेप्शन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन तो मैच नहीं होता है, फिर भी उसको यहां पे रखा गया, ठीक है। बाकी सबका आप निकाल सकते हैं। देखिए उसके बाद से इसमें अगला जो कंसेप्ट है ये है, देखिए एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस वाली वही बात है, सबसे बड़ा जो रेडियस होगा वो डाउन में होगा। तो सबसे छोटा जो होगा हीलियम होगा, फिर नियोन हो जाएगा, फिर आर्गन होगा, फिर क्रिप्टन होगा, फिर आपको इसमें जिनोन हो जाएगा, और फिर सबसे लास्ट में जो बड़ा रेडियस है रेडॉन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाली बात कोई आती नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल है तो क्या खींचेंगे, कुछ नहीं होता है इनके अंदर में, ठीक है। मेनली जो देखते हैं, देखिए अट्रैक्शनल फोर्सेस सबसे ज्यादा किस में होता है, देखिए अट्रैक्शनल फोर्सेस। तो देखिए अट्रैक्शनल फोर्सेस जो हम लोग निकालते हैं ये वंडरवाल फोर्सेस से निकालते हैं, ठीक है। एक होता है देखिए वंडरवाल फोर्सेस, ऐसे लिख देते हैं, वंडरवाल्स फोर्सेस होते हैं। इन फोर्सेस के हेल्प से हम लोग निकालते हैं, आपको जो अट्रैक्शन है उसको निकालते हैं, और इसको हम लोग एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। ए एक कांस्टेंट है और इसी कांस्टेंट का नाम होता है वंडरवाल कांस्टेंट, VW कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। ये जनरली अट्रैक्शन को इंडिकेट करता है। इसको भी हमने बताया होगा आप लोग को, वंडरवाल इक्वेशन जब पढ़ाया होगा ना स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो इन सब का यूनिट, इन सब का फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ डिस्कस किए होंगे, ठीक है। चलिए तो अभी देखिएगा जो A होता है ना, A डिपेंड्स ऑन मास होता है। देखिए A डिपेंड्स ऑन मास, जनरली ये मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका मास ज्यादा उसका A ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा मास किसका होगा, रेडॉन का होगा। तो अट्रैक्शनल फोर्सेस का ऑर्डर देखिए क्या होगा, अट्रैक्शनल फोर्सेस जो इसमें मिलेंगे वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शंस किस में होगा बताइए, वो रेडॉन में होने वाला है। तो हीलियम आएगा, नियोन आएगा, फिर आपको आर्गन आ जाएगा, फिर क्रिप्टन आ जाएगा, फिर जिनोन आ जाएगा, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा बताइए, रेडॉन। अट्रैक्शनल फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये वंडरवाल फोर्सेस जो है ना, देखिए जब सबके सब एक ही जैसे मॉलिक्यूल मिल गए तब हम लोग अट्रैक्शनल फोर्सेस कैसे निकालेंगे। अट्रैक्शनल फोर्सेस हमको निकालने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि HCl है तो H प्लस है, Cl माइनस है, तो हम बताएंगे कि Cl खींचेगा तो इधर अट्रैक्शन लगेगा, है ना। लेकिन जब सब एक ही है तब अट्रैक्शनल फोर्सेस कैसे बताएंगे, तो ऐसे केस में देख लेते हैं मास को, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शनल फोर्सेस मॉलिक्यूल के ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ इसका जनरल इंफॉर्मेशन है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। बेसिकली इसमें जो बनेंगे ना, आपको जहां से क्वेश्चन बनता है कंपाउंड्स ऑफ जिनोन, देखिए जिनोन में कुछ कंपाउंड्स को शो करता है, आपको यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होता है, ठीक है। ये कौन कौन सा कंपाउंड शो करेगा, एक बनाता है देखिए जिनोन डाइफ्लोराइड बनाएगा, ठीक है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड भी बनाने की कैपेसिटी रखता है ये। फिर ये जिनोन हेक्साफ्लोराइड बना सकता है, XCF6, ठीक है। उसके बाद से ये जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड भी बना सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 टाइप्स के कंपाउंड बना सकते हैं। अब इनका शेप निकालना होता है, तो शेप निकालने के लिए ना आपको VSEPR थियरी पढ़ना पड़ेगा। VSEPR थियरी का
पूरा नेम है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट बोलते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसका पूरा नेम है, ठीक ना। इसमें देखिए ये थियरी क्या एक्सप्लेन करता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, तो वैसे केस में शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ऑर्बिटल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में मान लीजिए कि अगर बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या हो जाए 2 हो जाए और लोन पेयर 0 हो जाए, लोन पेयर इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का एक बहुत सुंदर सा शेप बनेगा जिसको लिनियर शेप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए बताइए 3, और मान लीजिए कि बॉन्ड पेयर हो गया इसमें 3 और लोन पेयर इसमें हो गया 1, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो शेप होगा ना ये बनेगा ट्रेंगुलर, ये ट्रेंगुलर शेप के बनेंगे, 120 डिग्री इनका बॉन्ड एंगल होगा। दूसरा, अगर इसी कोऑर्डिनेशन नंबर में एक बात और पॉसिबल है, अगर बॉन्ड पेयर हम लोग कितना रख दे बताइए 2 और लोन पेयर को क्या रख दें इसमें 0 रखेंगे, ठीक है। लोन पेयर को अगर 1 कर दें तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे केस में शेप बन जाता है V शेप, ठीक है, V का शेप बनेगा। अगला इसमें है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन को sp3 रखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या बनेगा बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा आपका 4 बनेगा। ऐसे कंडीशन में अगर bp को रख ले, मान लीजिए कि 4 ही रख लेते हैं और lp को रख लेते हैं 0, तो ऐसे केस में सिंपल शेप बनता है टेट्राहेड्रल, जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि अगर हम लोग बॉन्ड पेयर को रख दें मान लीजिए 3 और लोन पेयर को रख दें 1, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का शेप होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मॉलिक्यूल का शेप आपको डिस्कस करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम क्या करें इसमें bp भी 2 रख दें और lp भी 2 रख दें, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का V शेप बन जाएगा, मेरे नाम वाला शेप इसका बन जाएगा, ठीक है। अगला है इसमें bp को अगर हम लोग 1 कर दें, lp को क्या कर दें बताइए 3 कर दें, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का शेप क्या हो जाएगा लीनियर। तो इसमें 4 केसेस है जिसको याद रखिए, ठीक है। और भी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, अब ये सब हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये जो हम लोग पढ़े थे ये चैप्टर ना केमिकल बॉन्डिंग, उसमें सारा कुछ डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए कि अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा वो इसमें सीखो, ये sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे 5 होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होंगे तो देखिए इसमें क्या केस है कि bp सबसे पहले 5 रख लिया जाए और lp 0 रख लिया जाए, है ना। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो शेप है ये बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना, ये शेप इसका बनने के चांसेस है। अगला देखिए इसी में मैं इस साइड से थोड़ा लिख रहा हूं, जगह कम पड़ रही है। bp मान लीजिए कि इसमें अगर 4 हो जाए और lp कितना हो जाए बताइए 1 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का जो शेप होगा ना इसको सीसॉ शेप देते हैं, ठीक है ना। सीसॉ शेप के नेम से ही जनरली उसको जानते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर अगला केस है देखो बाबू, इसमें bp हो जाए मान लीजिए 3 और lp हो जाए सपोज करिए कितना बताइए 2, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल को बना देंगे टी शेप का, ठीक है। लास्ट है इसमें कि अगर bp हो जाए मान लीजिए कि bp बढ़ के 4 हो जाए और lp कम हो जाए 1, तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल का शेप बना देते हैं लीनियर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अगला इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे आपको 6। पहला केस है ना, कि इसमें हम लोग bp क्या रख ले बताइए 6 रख ले और lp रख ले मान लीजिए 0, तो ऐसे केस में हमारे पास जो शेप बनेगा ये ऑक्टाहेड्रल बनने वाला है, ठीक है। अगला केस है कि bp इसमें हम लोग 5 रख लें और lp हम लोग इसमें 1 रख लें, तो शेप बनेगा स्क्वायर पिरामिड, है ना, इसमें स्क्वायर पिरामिड से बनता है। और अगला है कि अगर इसमें bp 4 रख लें और lp 2 रख लें, ठीक ना, तो ऐसे केस में शेप बनेगा स्क्वायर प्लानर, है ना, ये शेप बनता है, ठीक है। लास्ट होता है इसमें देखिए sp3d3 और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बनती है 7, और इसमें एक ही केस है कि bp रख ले मान लीजिए कि 7 और lp रख ले 0, तो इसमें एक कंडीशन होता है देखिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये शेप बनता है आपको पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप का मॉलिक्यूल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है इनके हेल्प से हम लोग एवरी मॉलिक्यूल के शेप को बता सकते हैं बीएससी पेयर थ्योरी के हेल्प से, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिए, जैसे मैं एक को करके दिखा देता हूं, फिर इसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए एकदम आसान तरीका से हम समझाते हैं, इन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो ये जिनॉन है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 होता है, सबको पता है आप लोगों को।
तो जैसे सबसे पहले जान लीजिए XeF2 का, तो इनका नॉर्मल एक स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो इनके पास देखिए 6 में से तो इसमें 8 में से तो 2 ही शेयर हुआ, तो 6 आपको बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ देखिए, तो 2 इसमें आपको सिंगल बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना हुआ, तो पूरा 3 लोन पेयर हुआ है ना, क्योंकि आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स में 3 पेयर होगा। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा देखिए 5। तो 5 होने से देख लीजिए, अगर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, कहाँ है 5 देखिए यहाँ पे 5 है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही है। तो 5 होने से हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है बताइए, sp3d बनती है, ठीक है। और इसमें जितना सिग्मा बॉन्ड है वही बॉन्ड पेयर है, तो इसमें बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर कितना है बताइए 3। तो मॉलिक्यूल का सीधा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए वहां जाके ना। ऐसे केस जब भी बनेंगे देखिए आपको sp3d में ना, तो इसमें देखिए ये टी शेप का नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसमें ये जब आपको बॉन्ड पेयर कितना होगा बताइए, बॉन्ड पेयर 3 और 3 1 कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है, तो लोन पेयर इसमें कितना है देखिए, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर जब 2 रहेगा ना, तो इसमें कितना आ रहा है हम लोग का, इसमें हमारे पास आ जा रहा है बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर आ जा रहा है 3। तो हमारे पास ये वाला केस होना था। ये तो टी शेप तो रहेगा ही, देखिए इसको हम लोग टी शेप तो बनाएंगे ही, ठीक ना। इसको कम करेंगे, इसको 2 करेंगे और इसको 3 करेंगे, ठीक है। 2 और 3 फिर 5 हो जाएगा। तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल का शेप कैसा आ गया, लीनियर शेप आ गया, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से और भी बताते थे, जैसे एक XeOF4 है, इसका मैं एक स्ट्रक्चर एक नॉर्मल बना के दिखा देता हूं। ऐसे जनरली इसको बना देते हैं इसमें अपने से, फिर तो शेप तो फॉर्मूला से निकल ही जाएगा, 4 है। देखिए सबसे पहले इसमें ढूंढ लेते हैं सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड 5 है। लोन पेयर कितना है, तो इसके पास 8 होता है, 8 में से 2 ऊपर दिया और 3 नीचे दे दिया है ना, तो 6 तो गया, तो लोन पेयर तो एक ही बचेगा। तो इसको सम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 6 है ना। तो 6 होने से हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हो गया। देखिए लोन पेयर इसमें कितना है बताइए 1 है, और बॉन्ड पेयर कितना है बताइए 5 है। तो शेप क्या है देख लीजिए, तो ऐसी का शेप होता है स्क्वायर पिरामिड, है ना, जिसमें बॉन्ड पेयर आपको 5 हो। स्क्वायर पिरामिड नीचे आता है, देखिए इसमें बनाएंगे आप स्क्वायर प्लेनर को ऊपर रखेंगे और स्क्वायर पिरामिड को क्या करेंगे नीचे करेंगे। तो इसका शेप क्या हो जाएगा XeF4 का, ये शेप बन गया हम लोग का स्क्वायर पिरामिड शेप का बन गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर शेप का बन गया। तो ये स्क्वायर प्लेनर इसके शेप होता है, ठीक है। तो ये शेप हो गया, इसको अच्छा से देख लीजिए। अब इसके अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स के कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको आप देख लीजिए, है ना। कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बेसिकली देखिए जिनॉन डाइफ्लोराइड का जो फॉर्मेशन है ना, इसके ये कंडीशन है, जिनॉन को रिएक्शन कराएंगे फ्लोरीन से, जनरली 1:2 रेशियो भी हम लोग रख देते हैं, इस रेशियो में कराएंगे और ये टेम्परेचर रहेगा, ये प्रेशर रहेगा, तो जिनॉन डाइफ्लोराइड बन जाएगा। फिर ये कंडीशंस में टेट्राफ्लोराइड और ये बनेगा, ठीक है। मेनली ये जो है ना देखिए, ये हाइड्रोलाइसिस है इनका, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर जितना भी रिएक्शंस लिखा हुआ है, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन कंपाउंड या जिनॉन्स कंपाउंड, जो जिनॉन्स के कंपाउंड है इनका बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस है, ठीक ना। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बना है उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इससे क्वेश्चन बना हुआ है और इनको याद ही करना होता है। देखिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, बार बार लिख के इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और याद कर लीजिए, सारा आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा पी ब्लॉक खत्म हो गया। इन सबको बढ़िया से देख लेंगे, कोई भी डाउट होने से हमसे पूछेंगे आप लोग। अगला वीडियो में